नमस्कार मित्रों, कई बार ज़िंदगी में कुछ अभाव, कुछ कमियां ऐसी चीज़ों का निर्माण कर देती हैं जो सदियों तक, युगों तक याद रहती हैं, भुलाई नहीं जा सकती। ऐसी एक शख्सियत का जिक्र मैं आज आपसे कर रहा हूं और वो शख्सियत है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल की सबसे बड़ी विशेषता मित्रों ये थी कि ये शख्स 3 साल की उम्र में अपनी आंखें खो बैठा। खिलौना था, कोई उससे खेल रहा था, खिलौने का कोई एक नोक जो है वो लगी एक आंख में और वो आंख जो है वो घायल हो गई। और एक आँखों के जो विशेषज्ञ हैं या जो आँखों के बारे में जानकारी रखते हैं उनको मालूम है, एक टर्म होती है सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया। सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया का मतलब ये है कि अगर एक आँख में कोई प्रॉब्लम आ गई है या एक आँख में कोई सूजन आ गई है या एक आंख में दोष आ गया है तो वो सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया दूसरी आंख उसको सिंपैथी से पकड़ लेती है। और ब्रेल के साथ भी यही हुआ। जब एक आंख में चोट लगी तो दूसरी आंख भी साथ साथ अफेक्ट होनी शुरू हो गई और 3 वर्ष की उम्र में वो अपनी दोनों आंखें खो बैठा। लेकिन हौसला नहीं हारा। उसको मालूम था कि देखा कैसे जाता है। उसने 3 साल तक दुनिया देखी थी, जितनी भी उसको समझ थी, खिलौने से खेला था, चीज़ों के एक मूर्त रूप उसके सामने था और उसको ये मालूम था, ये एहसास ज़रूर तीव्र था कि ना देखने पर क्या समस्या होती है। वो बहुत कुछ देखना चाहता था, लेकिन उसने जब देखा कि ये कोई रास्ता नहीं है तो उसने इस रास्ते की तलाश करनी शुरू की। और मित्रों, इस रास्ते की तलाश करते करते उसने एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई, ऐसी लिपि बनाई, जिस लिपि के माध्यम से जो अंधे थे वो भी पढ़ सकते थे बखूबी। और स्वयं ये बड़ा जीनियस था। स्वयं बाद में यूनिवर्सिटी में अंधा होते हुए पढ़ाता रहा। और इसकी लिपि जो है, ब्रेल लिपि, ये इतनी ज़्यादा विकसित हुई कि आज दुनिया में कोई भी अंधा पढ़ने लिखने के लिए आँख का मोहताज नहीं है। अधिकांश जो ग्रंथ हैं जो दुर्लभ हैं, अधिकांश जो कई अखबारें भी अब उपलब्ध होने लगी हैं ब्रेल लिपि में, और सिर्फ हाथ के टच से, हाथ की छुअन से शब्दों की पहचान हो जाती है और का पूरा उसको ग्रास्प कर लेता है जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है। और मित्रों, मैं जो बात कह रहा था आपसे कि कई बार कमियां, दुष्यंत का एक शेर भी है कि एक बाजू उखड़ गया जब से, कि एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। पूरी गज़ल इस तरह से है, लेकिन उसका जो शेर है जो काबिल गौर है और इसमें रेलेवेंट है वो यही है कि एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मित्रों, ये होता है कि इसमें एक नज़रिया ये भी है कि जब आपका कोई एक अंग काम नहीं करता तो आपकी बाकी फैकल्टीज़ सारी की सारी उस पर केंद्रित हो जाती है, उसका सारा काम संभाल लेती है। शरीर बड़ा अजीब सी मशीन है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ब्रेल मित्रों, उसकी ज़्यादा उम्र लंबी नहीं थी। वो सिर्फ 43 बरस जिया, लेकिन 43 बरस की ज़िंदगी में उसने इतना कुछ संसार को दे दिया कि दुनिया भर के जो अंधे हैं, जो ब्लाइंड्स हैं, वो चीज़ों को महसूस भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके अर्थ निकाल सकते हैं, उन पर टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। और कालांतर में तो ऐसे हमारे सामने अनेक एग्जाम्पल, अनेक उदाहरण आते हैं जिनमें अंधों ने एक नई दुनिया पढ़े लिखे लोगों और आँखों वाले लोगों के लिए पैदा कर दिखाई। हालांकि साधु संतों का जिक्र इसमें ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन एक संत हैं, उनका भी कभी आप प्रवचन सुनिए। उनकी ज़्यादा जो कमांड है वो रामायण पे है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण। राम भद्राचार्य, स्वामी राम भद्राचार्य, वो अपने विश्वविद्यालय भी चलाते हैं और विश्वविद्यालय भी उनके नाम पर बहुत सारे हैं और बहुत सारी संस्थाएं, लगभग 100 के लगभग संस्थान हैं जिनका वो संचालन आज भी करते हैं। और जिस ढंग से, जिस करुणामयी दृष्टि से वो अपनी कथा करते हैं, राम की कथा का बयान करते हैं, वो अद्भुत होती है। कभी मौका मिले तो 2-4 पल के लिए, अगर आपको धार्मिक बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं भी है, तो सिर्फ ये देखने के लिए कि एक जन्मांध या अंधा व्यक्ति किस तरह से देखने वाले व्यक्तियों से भी ज़्यादा सशक्त ढंग से चीज़ों को बयान कर सकता है और उनमें प्राण फूंक सकता है।
अब सूरदास के बारे में यही बात थी। सूरदास के बारे में यही था कि लोग विश्वास नहीं करते थे। सूरदास की एक जन्मांध व्यक्ति, उनके बारे में कई अवधारणाएं थी कि जन्म से अंधे नहीं थे, कुएं में गिर गए थे, बिल्वा मंगल की कहानी, कई कहानियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकला वो ये कि जन्मांध थे। और जन्मांध होते हुए भी उन्होंने 1,00,000 पदों की रचना की। उनकी 3 कृतियां हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर लहरी। तो ये 3 कृतियों के वो रचयिता थे और उसमें 1,00,000 पदों, कई बार बड़ा मुश्किल होता है मित्रों कि आप एक दिन में एक पद भी लिखें तो कितनी लंबी उम्र चाहिए 1,00,000 पदों के लिए। और वो शख्स गाता भी था, तन्मय होकर, संगीत का भी उसको पूरा पूरा ज्ञान था। और सूरदास के सामने जब आप देखते हैं कि जो पद गाए गए हैं, जैसे उनकी बाल लीला है, अब बाल लीला के पदों पर सबसे बड़ी आलोचकों की आपत्ति यही होती है कि क्या ये संभव है कि एक जन्मांध व्यक्ति बाल लीला के इतने संवेदनशील, सेंसिटिव पहलुओं को भी उजागर कर सके। उन पर सबसे बड़ा संदेह यही होता था कि ये संभव नहीं है कि जो व्यक्ति देख ना सकता हो वो इतनी लीलाओं को इस ढंग से, इस कारुणिक ढंग से प्रस्तुत कर पाए, जिस कारुणिक ढंग से कोई और प्रस्तुत नहीं कर पाता। और यही स्थिति थी मित्रों। काश की बरेल पहले आ जाता और सूरदास के लिए भी संभव होता, लेकिन उनके लिए संभावनाएं क्या थी? यदि ब्रेल उस समय भी आ जाता तो उनकी प्रतिभा का मुकाबला शायद वो नहीं कर पाता। ब्रेल की अपनी प्रतिभा थी और उसने जो लिपि तैयार की मित्रों, उस लिपि में उसने बहुत सारी बातें ये भी थी कि जैसे स्वयं ये एक अपना एक अच्छा म्यूजिशियन भी था, संगीतकार भी था। संगीत की धुनों बारीकियों, संगीत की धुनों की बारीकियों और लयात्मकता को जिस ढंग से ब्रेल के माध्यम से उसने खुद भी समझा और दूसरों को समझने की प्रेरणा दी, वो अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात वही आती है कि कई बार जीवन में जो बहुत बड़ा अभाव है, कई बार वो बहुत बड़े अभावग्रस्त वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा नया आदर्श स्थापित करता है जो प्रेरणा का बिंदु बन जाता है। और ये प्रेरणा का बिंदु बन गया मित्रों। थोड़ा सा इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज इसका जन्मदिन भी है ब्रेल का। और ब्रेल जो है, ये लुइस ब्रेल, इसका जन्म फ्रांस में हुआ था और वहीं रहकर इसने सारा काम किया और निधन भी फ्रांस में हुआ था। तो ये एक जो क्रिएटिविटी, जो सृजनशीलता है, इसका इन जो हमारी सेंसुअसनेस है, जो हमारी 5 जो इंद्रियां हैं, इन पांचों की पांचों इंद्रियों से संवेदनशीलता या सृजनशीलता या क्रिएटिविटी का कोई संबंध नहीं है। ब्रेल ने साबित कर दिखाया कि अगर आपके पास एक सेंसुअसनेस नहीं है, अगर आप देख नहीं सकते या आप एक चीज़ को स्पर्श नहीं कर सकते या एक चीज़ को सूंघ नहीं सकते, तो उसके बावजूद आप इन चीज़ों के बारे में निर्णायक क्षमता आपके पास है। कोई ना कोई फैकल्टी आप में जागृत हो जाती है जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो अभाव है शरीर में, उस अभाव की पूर्ति का एक विकल्प भी है, एक अल्टरनेटिव भी है। और ब्रेल एक ऐसा शख्स था जिसने एक ऐसी लिपि, एक ऐसी स्क्रिप्ट दे दी, जो स्क्रिप्ट आज भी उसमें कोई फर्दर विकास की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो हाईटेक रूप से होने लगा है। और बहुत सारे अंधे जो हैं, जो जन्मांध हैं, जो नेत्रहीन हैं, वो अब इस बात को भी माना जाने लगा है कि वो लोग अपेक्षाकृत कई बार देख सकने वाले लोगों से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैकल्टीज़ का जो खर्च है, जो केंद्रीयकरण है, वो एक बिंदु पे हो जाता है कि वो कुछ अभावों की पूर्ति के लिए जूझते हैं और उनमें नए आयाम खोज निकालते हैं। तो ऐसे शख्स को नमन करना, उसको याद करना इसलिए ऊर्जा देता है कि ये हमें अपने अभावों के बावजूद कुछ एक ज़रूरतों के साथ लड़ने की एक अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है। शुक्रिया दोस्तों।